स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग चैप्टर्स को तो कंप्लीट कर रहे थे सेक्शन बाय सेक्शन, और साथ ही साथ हम लोग चैप्टर वाइज अप्रोच में आगे बढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज में आज हम लोग कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी को देखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एस्ट्रोनॉमी से आते हैं, जो बनते हैं, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, उसका कंप्लीट कंपाइलेशन हम लोग इस टेस्ट सीरीज में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, बायोलॉजी या मायोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड के ओरिजिन का अध्ययन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स के स्टडी को हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमिंटर ने इसका प्रतिपादन किया था, बिग बैंग सिद्धांत का। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है साथियों? क्वेश्चन है इसमें, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा, सुपरनोवा, सेंटोरस या हेलिना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटोरस। सेंटोरस जो है सबसे बड़ा तारामंडल है एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट ब्राइटेस्ट तारामंडल, और सबसे प्रकाशमय तारामंडल भी है। और क्रुक्स जो है वो सबसे छोटा तारामंडल है। अगर बात करें यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता क्रुक्स, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट तारामंडल में आता, मोस्ट स्मॉलेस्ट। एंड यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इट इज द स्मॉलेस्ट तारामंडल क्रुक्स जो है आपका, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंटोरस है सबसे बड़ा तारामंडल, और सबसे चमकीला तारामंडल भी सेंटोरस ही है। ठीक है, सबसे प्रकाशमय तारामंडल। किस ग्रह के पास, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है आपके पास बृहस्पति, बुध, शुक्र या बी और सी दोनों। तो बृहस्पति जो है, अगर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो बृहस्पति एक लौता ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा तारामंडल है। कहा जाता है कि अराउंड 80 से 90 तारामंडल, 80 से 90 उपग्रह, यहाँ पे सॉरी मैंने तारामंडल बोल दिया, यहाँ पे उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा मात्रा में उपग्रह है, मतलब उसका अपना मून है, नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। अराउंड 80 से 90 सैटेलाइट्स है बृहस्पति के पास। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बुध और शुक्र भी ऑप्शन में, तो बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है, मतलब मरकरी एंड वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी दोनों। ठीक है, बुध और शुक्र इसका करेक्ट आंसर होगा, इनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पे स्थित है? तो ये चंद्रमा पे स्थित है। इसको इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि ये पहला ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जहां पे किसी ह्यूमन बीइंग ने अपना कदम रखा। ठीक है, तो इस कारण से भी इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, किसको? चंद्रमा को। पहला ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है, हम लोग सब जानते हैं, जहां पे किसी इंसान ने अपने कदम को रखा। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, अभिनव तारा या धूमकेतु? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहते हैं। किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा हर क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर कोई क्वेरी हो या कुछ और आपको ऐड ऑन करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज जाके कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक एस्ट्रोनॉमी। और इसके पहले हम लोगों ने इंडिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने इंडिया एंड नेबर्स को देखा था, और ये अभी थर्ड चैप्टर है दैट इज एस्ट्रोनॉमी। और साथ ही साथ बिहार विशेष भी हम लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो ये जितना भी सेशन है साथियों, आगामी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, जैसे कि अभी जो मोस्ट हॉट वैकेंसी है जो बिहार टीईटी वाली, सुपर टेट वाली, उसके लिए भी है ये इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपके बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो भी दरोगा वगैरह का भी एग्जाम जो होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन इससे। तो किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी तथा सूर्य। सन एंड अर्थ के बीच के डिस्टेंस को जो है, औसत दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, दाब का, शक्ति का, ऊर्जा का। तो दैट इज दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। एंड लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर
मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग लाइट ईयर को प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपसे पूछा जाए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, सन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनर्जी का सोर्स है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें दो हीलियम के एटम कोलाइड करके, दो हाइड्रोजन के एटम कोलाइड करके एक बहुत बड़े एनर्जी का जो है डेवलपमेंट होता है, तो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि दो एटम जो जुड़ के एक एनर्जी का डेवलपमेंट करते हैं, एक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेन जो सन का जो सूर्य की जो मेन एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या है? पारसेक, नैनोमीटर, प्रकाश वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है आपसे कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या है? पारसेक है, नैनोमीटर है, प्रकाश वर्ष है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, ठीक है। लाइट ईयर जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी बताता है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? हिग्स बोसॉन, नेबुला, मेहसाना, कर्णविका। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो ये हिग्स बोसॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन से हम लोग डिनोट करते हैं। गॉड पार्टिकल इज ऑल्सो नॉन एज हिग्स बोसॉन, ठीक है, अगर हम लोग इसको डिटेल में जाने तो। आगे बढ़ते हम लोग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? 8.10 मिनट में, 8.10 मिनट में, 8.4 मिनट में, 8.3 मिनट में, 8.1 मिनट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा 8.2 यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड में जो है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में जो है सन से, सूरज से प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है लाइट की स्पीड है, और अर्थ और पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो 1.5 मिलियन किलोमीटर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ इससे कंप्लीट लाइट के स्पीड से, तो हम लोगों को पता चलेगा कि टोटल जितना टाइम लगता है पृथ्वी तक सूर्य किरण को पहुंचने में, तो वो आपका आएगा अराउंड 8.20 सेकेंड। तो यहां पे जैसे मैंने बताया कि 1.5 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की दूरी है, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। तो आपका स्पीड दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है, तो टाइम आप उस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। तो ये आपका अराउंड हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड जो है शनि, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, तो ये आपके जुपिटर का उपग्रह है। गैनीमेड जो है, गैनीमेड इज द मून ऑफ जुपिटर। और एक और इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गैनीमेड से रिलेटेड कि ये सबसे बड़ा और सबसे मैसिव मून है, सबसे बड़ा एंड सबसे मैसिव उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का, यानी कि जुपिटर का। इसके बारे में अगर एक और टर्म है तो मैंने बताया कि इट इज द लार्जेस्ट एंड मैसिव सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एज वेल एज द सोलर सिस्टम। पूरे ब्रह्मांड में भी, और जुपिटर का तो है ही ये सबसे बड़ा और सबसे मैसिव उपग्रह यानी कि मून, और साथ ही साथ ये पूरे ब्रह्मांड का भी, मतलब पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन जितनों का भी मून होगा उसमें ये सबसे मैसिव और सबसे बड़ा ये है, सैटेलाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति, दैट इज जुपिटर। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यहां पे आपका एक क्वेश्चन था, आप अगर यहां पे याद होता, हाँ यहां पे आप देख सकते हो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो यहां पे आपसे पारसेक भी था ऑप्शन में और प्रकाश वर्ष भी था, तो यहां पे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। और अगर प्रकाश वर्ष और पारसेक को डिफाइन किया जाए, अगर पारसेक और प्रकाश वर्ष को एक टर्म में डिफाइन किया जाए, एक टर्म में डिराइव किया जाए, तो ये होता है एक पारसेक बराबर
3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 पार्सेक। तो ये फॉर्मूला यहां से निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है डिमोस, सेरेस, हाइड्रा, सेंटोर्स। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है डिमोस, सेरेस, हाइड्रा, सेंटोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेरेस। ठीक है, सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और ये एक डॉर्फ प्लैनेट भी है इन एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये जो डॉर्फ प्लैनेट जो ये है, क्षुद्र ग्रह जो ये है एस्टेरॉयड बेल्ट में, ये किसके बीच में अपना बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ये रोटेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेरेस। ठीक है, ये ना ही कोई प्लैनेट होता है ना ही कोई कॉमेट होता है, इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि इसको डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट में होता है एंड इट रिवॉल्व्स बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरेस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो हम लोगों को सबको पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, टाइटन आपके शनि का उपग्रह है। ठीक है, शनि, वरुण, अरुण, बृहस्पति ऑप्शन है, तो शनि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पे बहुत रिसर्चेस भी हो रहे हैं, कभी कभी कहा भी जाता है कि यहाँ पे भी लाइफ का एग्जिस्टेंस है, बट कभी कभी उस थ्योरी को झुटला भी दिया जाता है जब कोई नया डेवलपमेंट होता है इस फील्ड में। तो आगे बढ़ते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान साथियों दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 17 का इसका करेक्ट आंसर है, 17 का सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से, अपने एक्सिस पे सबसे स्पीड में रोटेट करने वाला ग्रह कौन है? मतलब बाइलिंगुअल काइंड ऑफ हम लोग सेशन को लेके चल रहे हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ज्यादा इशू ना हो। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि अपने एक्सिस पर सबसे तेज रोटेट करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ठीक है, अर्थ को लगता है 24 आवर्स, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। जुपिटर को लगता है 10 घंटे। ठीक है, जुपिटर को 10 घंटे लगता है, मतलब एक डे का अगर टाइम निकाला जाए, डे का एक लेंथ अगर बात की जाए, तो जुपिटर में 10 घंटे का एक पूरा दिन होता है। जैसे अर्थ पे 24 आवर्स का होता है, मार्स पे 25 आवर्स का होता है और जुपिटर पे 10 घंटे का होता है। एंड अगर सैटर्न की बात की जाए, शनि ग्रह की बात की जाए, तो उसका 11 घंटे का होता है। ठीक है, बृहस्पति पे 10 घंटे में बृहस्पति ग्रह जो है अपने एक्सिस में पूरा कंप्लीट करता है, अपने एक्सिस पे रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है। सिर्फ 10 घंटे में पृथ्वी करता है 24 घंटे में, मार्स करता है 25 घंटे में। एंड सैटर्न की बात की जाए तो डेट इज 11 आवर्स, 1 आवर्स मोर देन बृहस्पति ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र हो जाएगा यानी कि वीनस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वीनस। वीनस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ऐसा क्यों होता है? वीनस क्यों है ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? बिकॉज इट हैज थिक क्लाउड्स। इसके जो बादल हैं बहुत मोटे परत हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जो सनलाइट होता है वो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सनलाइट जो है जितना उसके सतह पे पड़ना होता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्लाउड्स होते हैं, इट हैज डेंस क्लाउड्स, इट हैज थिक क्लाउड्स। डेंस या हम लोग कह सकते हैं थिक क्लाउड्स। ठीक है, डेंस और थिक क्लाउड्स हम लोग कह सकते हैं किसका होता है? शुक्र ग्रह का, यानी कि वीनस ग्रह का। तो जब सूर्य की किरण उस ग्रह पे पड़ती है तो ये जो थिक क्लाउड्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते पूरे सनलाइट को। दैट इज द रीजन व्हाई द वेनस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? यहां पे आपका क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर, 9.21 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर। 1 किलोमीटर था एक्चुअली, या ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हम लोग जब डेराइव करेंगे, ये किलोमीटर में आपका दिया गया है, अगर हम लोग इसको देखें ऑप्शन को सही से, तो ये आपका दिया गया 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर और ये 9.21 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर। तो ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली में, अगर हम लोग करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ए और बी दोनों के।
आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इसका मतलब होता है। ठीक है, स्कैटरिंग होता है इसका मतलब। तो आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग इज द मेन रीजन व्हाई द क्लाउड्स आर ब्लू। ठीक है, आज ब्लू है पानी पानी और ब्लू है बादल भी। ठीक है, तो ये आपका दरअसल स्कैटरिंग के कारण ये चीज होते हैं। लिरिक्स हम लोग लिख लेते हैं, लिरिक्स लिख देते हैं जो भी सॉन्ग राइटर्स होते हैं, बट अगर साइंस में घुसोगे तो फिर बहुत अंदर घुसना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर हम लोगों को पता चलेगा कि बादल क्यों ब्लू है और पानी क्यों नीला है एंड ऑल। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका, अगर हम लोगों को याद होगा तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस था सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में स्थिर होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मंगल एवं बृहस्पति। देखो हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से जो है टाइड अप है, एक दूसरे से अगर क्वेश्चन इंप्रोवाइज करके भी पूछा जाए, बेसिकली इस सेट का यही बेनिफिट है, जो भी सेट आपको यहाँ पे कराया जा रहा है आगामी जितने भी एग्जाम्स के लिए, उसका बेनिफिट बेसिकली यही है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे अलग अलग डायमेंशंस में, उन सारे क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन यहीं पे है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति, यानी कि आपके मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ऑप्शंस आपका शुक्र और मंगल था, शनि एवं वरुण था, मंगल एवं बृहस्पति था, अरुण एवं वरुण था। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी था क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सिरेस है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह क्या होता है? इट इज नाइदर अ कॉमेट नॉट अ प्लैनेट, ना ही ये ग्रह है ना ही कोई कॉमेट है। और ये किसके बीच में रोटेट करता है? किन दो प्लैनेट के एक्सिस के बीच में रोटेट करता है? तो दैट इज मंगल और बृहस्पति। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? परमाणु, अणु, मोल, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन इसका करेक्ट आंसर होगा। हिग्स बोसोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था अभी रिसेंटली, उसको भी हम लोग देख लेते ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। कहा गया हिग्स बोसॉन? हाँ, गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो गॉड पार्टिकल ऑल्सो नोन एज हिग्स बोसॉन। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो दैट इज हिग्स बोसॉन। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र मून है, क्या है वो? चंद्रमा है, चांद है। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था शुक्र जो है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि शुक्र जो है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। तो भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होने के कारण भोर यानी कि मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी हम लोग कहते हैं शुक्र को। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? यानी कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको कितने हाइट पे स्टैब्लिश किया जाता है? तो ये आपका है 36,000 किलोमीटर। जो भी सैटेलाइट्स को फिक्स किया जाता है वो 36,000 किलोमीटर पे जाके फिक्स किया जाता है। प्लूटो क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह है, डॉफ प्लैनेट है। प्लूटो इज अ डॉफ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को, आगे बढ़ते हम लोग, जीवाश्म क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, शनि को, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह का क्या मतलब हो गया? फॉसिल प्लैनेट। ठीक है, फॉसिल प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, शनि, चंद्रमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है, फॉसिल प्लैनेट के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। इसका क्या रीजन है? तो एक बार मैं आपके लिए बता देता हूं कि मून इज कॉल्ड फॉसिल प्लैनेट बिकॉज इट हैज नो एटमॉस्फेयर। मतलब कोई वेदर में चेंजेस नहीं होगा, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है उसका, तो कोई वेदर में चेंजेस नहीं होगा। तो कोई वेदर में अगर चेंजेस नहीं होगा तो जो भी मिनरल्स या जो भी सब्सटेंसेस वहां पे उसके सरफेस में मौजूद है दैट विल नॉट बी वॉश्ड अवे, नाइदर वो कोरोजन होगा उसमें, ना ही वो वॉश्ड
वॉश्ड अवे हो पाएंगे। तो इसके कारण क्या है कि उसके प्लैनेट पे उसके सतह पे जो भी सब्सटेंस है, जो भी मिनरल है, वो 100,000 साल तक उसी स्थिति में वहां पे मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर के कारण कोई वहां पे वेदर नहीं है, और वेदर के कारण क्या उसके कारण हो रहा है कि ना ही वहां पे कोरोजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ना ही जो भी सब्सटेंस वहां पे मौजूद है वो वॉश्ड अवे होंगे। तो इसका मेन कारण है कि वो जो चीजें हैं, जो फॉसिल्स हैं, जो भी सब्सटेंस है, वो एज इट इज हजारों लाखों साल तक वहां पे उसी स्थिति में, स्थिर स्थिति में रह सकते हैं। दैट इज वाई चंद्रमा इज नोन एज द फॉसिल प्लैनेट। यहां पे भी हम लोगों ने नोट्स में लिखा है कि मून इज कॉल्ड फॉसिल प्लैनेट बिकॉज इट हैज नो एटमॉस्फेयर, मींस नो चेंज इन वेदर। दिस मींस दैट एनीथिंग दैट हैपेंड ऑन द मून वुड स्टे देयर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो जो सबसे नजदीक होगा वही करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे नजदीक कौन है? मरकरी है। मरकरी यानी कि बुध होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे कम टाइम में सूर्य की परिक्रमा बुध यानी कि मरकरी करता है। उसके बाद मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद अर्थ, मार्स, ऐसे करके है ना। हम लोग तो ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है, बेसिक से आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो वो प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी की बहन क्या कहलाता है? तो मंगल, अरुण, शुक्र, बुध क्या कहलाता है? सिस्टर ऑफ प्लैनेट अर्थ। हम लोगों ने तो पढ़ाई है इसको। सिस्टर ऑफ प्लैनेट अर्थ किसको कहते हैं? वीनस को कहते हैं। वीनस को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे नजदीकी प्लैनेट है हमारे पृथ्वी से। पृथ्वी से सबसे नजदीक क्या है? तो वीनस है। ठीक है, और वीनस सबसे नजदीक है और सिमिलर इन साइज भी है। मतलब अगर साइज और डेंसिटी की बात की जाए तो जितना ही पृथ्वी का साइज एंड डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स है वीनस के साइज एंड डेंसिटी के, और सबसे नजदीक भी है, एक जैसा दिखता भी है। यही अंतर है कि जो शुक्र है आपका, जो वीनस है, वो कुछ ज्यादा ही ब्राइटेस्ट दिखता है एज कंपेयर टू पृथ्वी। बस यही अंतर है। बाकी अगर मास डेंसिटी की बात की जाए और अगर दूरी की बात की जाए तो ये पृथ्वी के समानांतर है। तो इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन के रूप में जाना जाता है, वीनस को यानी कि शुक्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? क्वेश्चन है 33 कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? हम लोगों ने पीछे भी देखा था, ये अराउंड आपका है 149.6 मिलियन किलोमीटर। हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस है 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये अप्रॉक्स में हमने यहाँ पे लिखा था जब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, मतलब जब हम लोग एक क्वेश्चन जो आया था अभी पिछले में कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस डिवाइड किया था स्पीड ऑफ लाइट से, तो हम लोगों को पता चला था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, वहीं पे पढ़ा था कि पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस है वो अराउंड है 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो वही अराउंड आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये इसका अगर अप्रॉक्स में बात की जाए, अप्रॉक्सीमेटली में अगर बात की जाए, लगभग में, तो 149.6 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि हम लोग जो इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल, फ्रूटफुल होगा। तो सेशन को देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब लगभग किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक है एस्ट्रोनॉमी का। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक्स में इंटर करेंगे और उसको हम लोग चैप्टर वाइज फॉर्मेट में इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद कंप्लीट डिस्कशंस हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और थोरो डिस्कशन भी हम लोग लेके आएंगे कि अगर किसी भी डायमेंशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अगर इम्प्रोवाइज डिस्गाइज करके पूछा जाए तो आपके लिए वो आसान हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन भी देख लिया। एक क्वेश्चन के डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गई। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। कहां पे? यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। नहीं, हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बुध और शुक्र। और सबसे बड़ा ये क्वेश्चन जो था, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंटोरस था। एक क्वेश्चन बना था आपका
इससे रिलेटेड बृहस्पति के मून से रिलेटेड बना था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो बृहस्पति के पास जो है, कहा जाता है कि बृहस्पति के पास 80 से लेके अराउंड 80 से 95 मून से, इसके मतलब 80 से 95 उपग्रह है बृहस्पति के पास, ठीक है। और सबसे बड़ा और सबसे मैसिव एक क्वेश्चन बना था, वो अभी दिख नहीं रहा है कहीं पे। सबसे बड़ा और सबसे मैसिव भी जो आपका उपग्रह है, सैटेलाइट है, मून है, वो भी आपका बृहस्पति का ही है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे मैसिव जो हम लोगों ने पढ़ा था मून, या जिसको सैटेलाइट कह सकते हैं, वो भी आपका बृहस्पति का ही था। ये गैनीमेड, गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो हम लोगों ने पढ़ा था गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह। मैंने कहा था कि हर डायमेंशन पर हम लोग चर्चा करेंगे और हर क्वेश्चन को हम लोग हर एक डायमेंशन से भी देखेंगे। तो गैनीमेड किसका उपग्रह क्वेश्चन था आपका, तो ये बृहस्पति का उपग्रह था साथियों। और बृहस्पति का ये सबसे बड़ा और सबसे मैसिव उपग्रह था, ना सिर्फ बृहस्पति का बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि क्वेश्चन आपका बना था यहाँ पे, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं, तो ये बृहस्पति के हैं, अराउंड 80 से 95। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर विल बी द करेक्ट आंसर। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार, आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। तो इसको हम लोग देखते हैं स्पाइरल काइंड ऑफ है। जो हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है वो कैसी है, स्पाइरल फॉर्मेट में है। अगर हम लोग उसके फोटोज को अगर रिकॉल करें, हम लोग सभी ने देखा होगा इमेज उसका, तो वो सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल इन शेप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे की बात हो रही है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। सबसे गर्म ग्रह अगर देखा जाए तो सन से जो है डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो है मरकरी का सबसे कम। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो मरकरी यानी कि बुध सबसे गर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर लॉजिकली देखा जाए सूरज के सबसे नजदीक अगर कोई प्लेनेट है तो वो है बुध, मरकरी, तो सबसे गर्म वो होना चाहिए। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र, वीनस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वीनस क्यों होगा इसका करेक्ट आंसर, उसको भी हम लोग देख लेंगे। बुध नहीं होगा, मरकरी कट गया, तो मरकरी के बाद कौन है सूर्य के सबसे नजदीक, तो डेट इज वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र क्यों है, तो शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है वो बना ही हुआ है CO2 से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना हुआ है शुक्र का एटमॉस्फेयर। The atmosphere of Venus contains the large amount of carbon dioxide and that is the reason why it is the hottest planet of the entire solar system। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। सबसे चमकीला पूछा जाए तो शुक्र, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप से किसको जाना जाता है तो शुक्र, और अगर पृथ्वी के बहन के रूप में किसको जाना जाता है तो भी शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र का 4-5 डायमेंशन हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया। अब इससे ज्यादा कुछ तो क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा भी नहीं और ना ही हमको लगता है कि शुक्र से कोई ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, केपलर, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा भी है इसको, केपलर ने ही सिद्धांत दिया था। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक जोहानेन केपलर हैं। जोहानेन केपलर के सिद्धांत को भी हम लोग पढ़ते हैं जब भी यूनिवर्स और एस्ट्रोनॉमी की बात होती है, तो इनका दिया हुआ सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, हु इज द क्वेश्चन पूछा है, कौन इन्वेंट किया, कौन हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रहों के गति यानी कि द स्पीड ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका दिया जा रहा था, 4 ऑप्शन थे। एक था आपका कॉपरनिकस, एक थे आपके आर्यभट्ट, एक थे आपके जोहानेस केपलर, एक थे गैलीलियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहानेस केपलर 37 का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थिर है उसे किस नाम से जाना जाता है, दुग्ध मेखला, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। 4-5 क्वेश्चंस बना, एक और क्वेश्चन था तो ये भी बन गया आपका कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन है, तो पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है, तो ये आपका 1.3 सेकंड में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है,
तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 80, 85, 89, 91। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। यहाँ पे अभी हम लोग हैं क्वेश्चन में। तारामंडलों की कुल संख्या 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो ये अराउंड 75-76 चलता है। ठीक है, पिछला जो धूमकेतु था वो कब हम लोगों को दिखाई दिया गया था? आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि पिछला धूमकेतु कब दिखा था और नेक्स्ट जो धूमकेतु होगा वो कब दिखेगा। ये आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो के यहां तक पहुंच गए हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। तो हमने आपसे यहाँ पे पूछा कि पिछला कब दिखाई दिया था और अगला कब दिखाई दिया जाएगा। मैंने इसका आंसर आपको बताया, यहाँ पे 76 साल हो जाएगा। करेक्ट आंसर 75-76 चलता है। ठीक है, ये अप्रॉक्स लिया जाता है 75 to 76 ईयर्स में धूमकेतु इतने ही वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। और हेली कॉमेट, ठीक है, इस कॉमेट का नाम क्या है? तो इसको हम लोग हेली कॉमेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेली कॉमेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। HALLEY, हेली कॉमेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये अक्सर 75 से 76 साल के अंतराल में, इंटरवल में देखा जाता है, दिखता है पृथ्वी से। हेली कॉमेट 75 से 76 साल के इंटरवल में दिखता है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि पिछला बार कब दिखा था और अब कब दिखेगा। मतलब नेक्स्ट जो ये धूमकेतु दिखने वाला है कौन से साल में दिखने वाला है और पिछले बार कौन से साल में दिखा था। सूर्य का मुख्य संगठन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है, सूर्य का मुख्य संगठन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूर्य के पास द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे। तो यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है कि सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 43 का ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक है? तारा का जो कलर है वो किसको डिनोट करता है, किसका सूचक है? तो ये है ताप का, ठीक है, टेम्परेचर का। तारे का रंग टेम्परेचर का सूचक है। इट डिनोट्स द टेम्परेचर, इट डिफाइंस द टेम्परेचर। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सन है। सबसे निकटतम तारा पृथ्वी से कौन है? तो डेट इज सन, आवर सूर्य। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 45 क्वेश्चंस टोटल हम लोगों ने देखा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक था आपका, चैप्टर था आपका एस्ट्रोनॉमी, और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एस्ट्रोनॉमी से या सोलर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे सब हम लोगों ने यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे देख लिया और हर एक डायमेंशंस पे हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया। तो आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आगामी और भी कंटेंट हम लोग, ये बिहार का जो सुपर टेट है, बीपीएससी है, और भी जो अदर वैकेंसीज है उसके लिए हम लोग कॉन्टेंट ला रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।